प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल, जिसको हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में जो काव्य को लेकर पाठ्यपुस्तक है वह रीति काव्य है। रीतिकालीन काव्य संकलन नामक पुस्तक है। उसमें जो रीतिकाल के बारे में बताया गया है उसे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपने प्रथम वर्ष में भक्तिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल की हिंदी कविता को पढ़ा है। और भक्तिकाल भारतीय इतिहास में एक ऐसा कालखंड है जिसमें मुगल शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण हुए, भारत पर उनका शासन बढ़ा और उस शासन के कारण अनेक ऐसे भक्त, कवि और संत आए जिन्होंने हिंदी कविता का विकास किया। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जाना जाता है, उस स्वर्ण युग रूपी भक्तिकाल की जो तत्कालीन परिस्थिति थी, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक और धार्मिक तथा आर्थिक स्थितियाँ, इनमें अनेक ऐसे परिवर्तन हुए कि उन परिवर्तनों के कारण जो, जैसे कहा जाता है कि मुग़लों के शासनकाल में जो शाहजहाँ तक की राजनीतिक जो एक स्थिति थी जो चरम पर पहुंच गई थी, राज दरबारों में राजाओं और सामंत उनके दरबारों में कवियों, कलाकारों, गुणीजनों और जो श्रेष्ठ लोग थे उनको आश्रय मिलता था। और उस आश्रय के कारण एक प्रकार की दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। इस दरबारी संस्कृति के कारण सामंतवाद बढ़ा और सामाजिक रूप से भारतीय समाज में कुछ विकृतियां आईं। इन विकृतियों के कारण अंधविश्वास भी बढ़ा और राजा तथा सामंतों के आश्रय में जो कवि थे, साहित्यकार थे, कलाकार थे, उनकी एक प्रवृत्ति विकसित हुई कि वो जिस आश्रयदाता राजा की शरण में हैं उसकी प्रशंसा में अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखने लगे। किंतु इसी कालखंड में, जो ये रीतिकाल नाम से कालखंड जाना जाता है, इसमें एक प्रकार की चमत्कारपूर्ण काव्य रचना की प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। और ये जो चमत्कारपूर्ण काव्य रचना है, यह काव्य के लक्षणों पर केंद्रित है। और काव्य के लक्षण जो हैं वो मूलतः जो काव्य के गुण हैं, जो छंद, अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति आदि है, उस पर केंद्रित है। तो एक प्रकार की काव्य के लक्षणों पर केंद्रित रचनाओं के कालखंड को ही रीतिकाल कहा जाता है। अब हम आगे रीतिकाल के नामकरण और काल विभाजन पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा में 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आने के लिए कि रीतिकाल का जो कालखंड है वो क्या है। तो हम देखते हैं कि रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक के 200 वर्षों का काल है। इन 200 वर्षों के कालखंड को 1700 से 1900 विक्रम संवत के 200 वर्षों के काल को ही सभी अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का नाम दिया।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है कि रीतिकाल के जो विभिन्न नाम हैं, इनके विभिन्न नामकरण किए गए, वो प्रवृत्ति के कारण किए गए और किसी कालखंड में जिस प्रवृत्ति को जिसने महत्वपूर्ण माना, उसने उसी के आधार पर रीतिकाल का नाम रखा। मूलतः रीतिकाल जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। आप ध्यान दें इसमें कि ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं रीतिकाल के, ये भिन्न भिन्न आलोचकों ने और विद्वानों ने दिए। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल किसने किया। तो जाहिर है आप उसका उत्तर बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल का एक और नाम रखा गया श्रृंगार काल। चूँकि श्रृंगारिक प्रवृत्ति रीतिकाल में प्रमुखता से आई, जो हमारे कवि थे वो विशुद्ध श्रृंगारिकता से संपृक्त हुए और एक प्रकार से जो मांसल और बोझिल श्रृंगारिकता है वो रीतिकाल की एक विशेषता बनकर उभरी। कहा गया कि आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई, ना तू राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। इसका अर्थ हुआ कि भक्ति काल में राधा और कृष्ण का जो प्रेम था उसको भक्त कवियों ने अपने आराध्य के रूप में माना। वहाँ राधा और कृष्ण भक्त कवियों के आराध्य हैं, लेकिन रीतिकाल में आते आते यही राधा और कृष्ण केवल स्मरण का बहाना रह गए और इनकी के नायकत्व और नायिकत्व पर केंद्रित जो है कविता लिखी जाने लगी। इसलिए कहा गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का नाम रखा श्रृंगार काल। रीतिकाल का एक और नाम रखा गया कलाकाल। कलाकाल से आशय है कि इन 200 वर्षों में 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच के 200 वर्षों में भारत में कलाओं का विकास हुआ। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। इसी प्रकार से मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा। और ये जो 4 नामकरण हैं, ये चारों ही नामकरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि रीतिकाल के भिन्न भिन्न 2 नाम बताइए, 3 नाम बताइए, 4 नाम बताइए। तो स्पष्ट है कि हम श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा और अलंकार काल मिश्र बंधुओं के द्वारा रीतिकाल का दिया गया। आगे हम चर्चा करेंगे रीतिकाल की काव्यधाराएं। रीतिकाल की काव्यधाराएं अर्थात रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्यधाराएं प्रमुखता से मिलती हैं। जब हम रीति शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसका अर्थ है कि जो काव्य के लक्षण हैं, काव्य के लक्षण से आशय है कि संस्कृत साहित्य की परंपरा से लेकर हिंदी साहित्य में आते आते जिन रीति के लक्षणों को, जिन काव्य के लक्षणों को हम पढ़ते हैं, उन लक्षणों पर केंद्रित होकर जो काव्य लिखा गया वो काव्य रीति काव्य कहलाया। और उसमें भी जिन्होंने काव्य के लक्षणों पर ही केंद्रित होकर काव्य लिखा उनको रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहा गया। यानी रीतिकाल की प्रमुख रूप से 3 काव्यधाराएं। पहली रीतिबद्धता की काव्यधारा, जिसमें काव्य के लक्षणों पर ही केंद्रित होकर कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी। विशेष रूप से केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, कृपाराम, देव, सेनापति, पद्माकर आदि ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं रीतिकाल के, जिनको रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कहा जाता है। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रीतिबद्ध काव्यधारा किसे कहते हैं और रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 4 कवियों के नाम बताइए, 5 कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा से आशय है जो काव्य के लक्षणों पर केंद्रित होकर जिन्होंने काव्य लिखा।
काव्य के लक्षण अर्थात छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, शब्द शक्ति, ये जो जितने भी काव्य के लक्षण हैं, इन्हीं लक्षणों पर केंद्रित काव्य जो लिखा गया रीतिकालीन, उसको रीतिबद्ध काव्यधारा कहा जाता है। दूसरी एक काव्यधारा है रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिकाल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यधारा है। इसके शब्द से ही अर्थ प्रकट है कि रीति मुक्त अर्थात रीतिबद्ध का अर्थ हुआ काव्य के लक्षणों पर से बंधा हुआ, और रीति मुक्त से अर्थ हुआ काव्य के लक्षणों से मुक्त अर्थात जिन कवियों ने काव्य के लक्षणों को आधार मान करके काव्य नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने स्वच्छंद प्रेम की कविता लिखी, अथवा समर्पण की कविता लिखी, अथवा उन्होंने अपने काव्य में रीति के लक्षणों, काव्य के लक्षणों को आग्रहपूर्वक स्वीकार नहीं किया। जब रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की बात आती है तो ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, रसखान, द्विजदेव आदि जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा में माने जाते हैं। तीसरी जो काव्यधारा है वह है रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा ऐसी काव्यधारा है जिसमें काव्य के लक्षणों को ना तो आग्रहपूर्वक लाया गया, अर्थात ना ही काव्य के लक्षणों को ध्यान में रखकर कविता की गई, और ना ही काव्य के लक्षणों से परहेज किया गया, अर्थात उनसे दूर रहा गया, बल्कि स्वाभाविक रूप से ही काव्य के लक्षण उनकी काव्य रचनाओं में आकर सिद्ध हो गए। और बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको हम रीति सिद्ध काव्यधारा में मानते हैं, अर्थात बिहारी ने काव्य के लक्षणों को केंद्र करके काव्य नहीं लिखा, किंतु फिर भी उनकी कविता में बिहारी सतसई के जो दोहे हैं, उन दोहों में काव्य के लक्षण अनेक स्थानों पर बहुत ही इतनी सुंदर ढंग से प्रकट हुए हैं जितने रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों की रचनाओं में भी नहीं हुए। अब हम आते हैं रीतिकाल का अर्थ और प्रवृत्तियाँ। रीति का जो शाब्दिक अर्थ शब्दकोश में मिलता है वो है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति या परिपाटी। आम बोलचाल में कहा भी जाता है कि भाई आपके यहाँ क्या रीति है, अर्थात आपके यहाँ क्या परंपरा है, आपके यहाँ क्या परिपाटी है। ये एक सामान्य सा अर्थ है रीति का। लेकिन संस्कृत में जो रीति शब्द है उसका अर्थ है विशिष्ट पद रचना, अर्थात विशेष प्रकार की छंद योजना के साथ, विशेष प्रकार की शिल्प के साथ, विशेष प्रकार की रस योजना के साथ या अलंकार योजना के साथ की गई रचना, वो रीति कहलाता है। साहित्यिक अर्थ में रीति शास्त्र के या काव्य के लक्षणों अर्थात अलंकार, छंद, रस, रीति, काव्य गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, इनके सब के भेद और अवयवों का आधार पर काव्य ग्रंथों की रचना करना रीतिकालीन काव्य लिखना है। यानी रीति काव्य का आशय है अलंकार, छंद, रस, रीति, काव्य गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के भेद या इनके अवयवों के आधार पर काव्य ग्रंथों की रचना करना। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा अर्थात रीतिरात्मा काव्यस्य कहा है। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक भी आचार्य वामन ही हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अब हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं, और इन प्रवृत्तियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है आचार्यत्व का निरूपण। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि रीतिकालीन काव्य एक प्रकार की दरबारी संस्कृति का काव्य रहा है कि आश्रयदाता राजाओं के यहाँ आश्रय प्राप्त कवि या कलाकार अपने काव्यत्व के आचार्यत्व का एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा उनकी होती थी, उसका निरूपण करना अर्थात आचार्यत्व सिद्ध करना।
उसके लिए प्रतिस्पर्धाएं होती थी, राज दरबार लगते थे और उन दरबारी कवियों का आपस में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा होती थी। तो पहली विशेषता रीतिकाल की है आचार्यत्व का निरूपण। दूसरी प्रमुख विशेषता है रीतिकाल की लौकिक श्रृंगारिकता। श्रृंगार का चित्रण रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है और यह श्रृंगारिक जो वर्णन है वह लौकिक श्रृंगारिकता है। एक प्रकार से मांसल और स्थूल श्रृंगारिक चित्रण इसमें किया गया है। इसी के क्रम में अगर हम देखें तो एक विशेषता बनती है रीतिकाल की नायिका भेद। ये नायिका भेद और लौकिक श्रृंगारिकता दोनों विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नायिका भेद में परकीय नायिका, प्रथम नायिका, द्वितीय नायिका, इन विभिन्न नायिकाओं के नायक और नायिकाओं के जो भेद वर्णन है और उनके संवाद हैं, उनकी आपस की वार्ता है, उनको श्रृंगारपर्क रचनाओं में शामिल करना रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं बनती हैं। रीतिकाल की एक विशेषता है लक्षण ग्रंथों की रचना। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं कि काव्य के लक्षणों पर केंद्रित रचनाएं जो हुई हैं वो रीतिकाल में सर्वाधिक हैं। आलंकारिकता एक विशेषता है, अर्थात अलंकार प्रियता। यद्यपि सुजाति सुलक्षिनी सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनुन राजई कविता वनिता मित, यानी आभूषण के बिना कविता, स्त्री और काव्य, मित्रता, इनका सार्थक जीवन, इनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो कविता में अलंकार एक प्रकार का आभूषण है और उससे उस काव्य का, उस उक्ति का अर्थ व चित्र बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। रीतिकाल में वीर रस का प्रवाह भी एक प्रवृत्ति है, यानी आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण उनकी वीरता का वर्णन। तो जो कवि थे दरबारों में, उन कवियों ने अपने दरबारी आश्रयदाता राजा की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, यानी बढ़ा चढ़ा करके उनकी वीरता का वर्णन किया। अगर हम शिल्प की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल की विशेषताओं में मुक्तक काव्य रचना एक प्रमुख विशेषता है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध और एक मुक्तक। मुक्तक में पद है, दोहा है, छंद हैं, इनके अर्थ का आपस में पूर्वापर संबंध नहीं होता। यानी एक छंद, एक दोहा अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए दूसरे दोहे पर निर्भर नहीं करता, वह अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पूरा का पूरा रीतिकालीन काव्य, इन 200 वर्षों का रीतिकालीन काव्य अधिकांशतया ब्रज भाषा में लिखा गया है। यानी रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। कई बार लघुत्तरात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाता है कि रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या है, तो रीतिकाल की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। इस प्रकार से हमने इस रीतिकाल के पाठ को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा है। रीतिकाल का नामकरण, कालखंड, रीतिकाल की काव्यधाराएं, विभिन्न काव्यधाराओं के रीतिकालीन कवि और रीतिकाल का अर्थ और उसकी प्रवृत्तियाँ। धन्यवाद।